साथियों नमस्कार। मैं राजवीर देसवाल माफ़ी चाहता हूँ। आज आधा घंटा डिले करना पड़ गया मुझे किन्हीं कारणों की वजह से। मेरा टॉक शो प्रोफेसर गुप्ता, कौमुदी, निमी शर्मा, नीतू सिंह, साहिल वैद, गुड मॉर्निंग एंड वेरी हार्टी वेलकम टू यू ऑल। आज अखबार पढ़ रहा था तो एक मिडल पढ़ा जिसमें सन 65 की लड़ाई का जिक्र था। कपिल चंदेल जी नमस्कार। और जब वॉर्स का जिक्र आए और लड़ाइयों का जिक्र आए तो जाहिर है हमें अपने दो ही पड़ोसी जो हैं उन पे उनकी रेफरेंस से ही कोई ना कोई आहट होती है। अनफॉर्चुनेटली एक आध कोई और ऐसा बहुत ही प्यारा हमारा देश है पहाड़ का, वो थोड़ा सा आजकल टेढ़ा चलता है और कुछ टेढ़ी चालें जो है वो दिखाता है। कुछ कारण उसके चाहे राजनीतिक हों, पॉलिटिकल हों, डेमोग्राफिक हों या फिर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो कि आपको कहाँ से फ़ायदा हो रहा है, चाइना से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है, पाकिस्तान से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। लेकिन ये आज की स्थिति है। हम में से ज़्यादातर लोग उन ज़मानों से ताल्लुक़ रखते हैं, आज की जनरेशन को छोड़ के, XYZ जनरेशन्स को छोड़ के, जिन लोगों ने लड़ाइयाँ देखी हैं, सही हैं, सुनी हैं। और हमारी जनरेशन उन लोगों की जनरेशन है जो यानी फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर तक की यादें हमारे बाऊजी, दादाजी, इनसे जो हम लोगों ने अकाउंट्स सुने हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होते थे और रोमांचकारी होते थे। और बचपन में जब सुनते थे तो बड़ा कौतूहल भी होता था। और बहुत से लोग थे, रिश्तेदार थे, सगे संबंधी थे और जान पहचान के लोग थे जो ब्रिटिशर्स के लिए विदेशों में लड़े थे। लाखों लाखों की संख्या में लड़े थे, जिन्होंने विक्टोरिया क्रॉस और न जाने क्या क्या बड़े बड़े जो ब्रिटिश साम्राज्य के मेडल्स थे वो हासिल किए थे और अपना लोहा उन फॉरेन लैंड्स में भी मनवाया था जहां हमारे फौजियों की जो है वो बहुत बड़ी ज़्यादा तादाद नहीं थी। लेकिन चूँकि ब्रिटिशर्स के लिए हम लोग लड़ रहे थे और हमें थोक में वहाँ भेजा गया था और हमने फिर भी जिनके लिए हम लड़ाई कर रहे थे उनको वो शौर्य प्रदान किया और कहीं कहीं हमें भी कुछ रिकग्निशन मिली थी। मैं बात करूँगा, चूँकि हम लोगों का जो एज ब्रैकेट है उसने 48-47 की तो खैर नहीं लड़ाइयाँ देखी, उससे पहले की भी वर्ल्ड वॉर का भी जिक्र ज़्यादा सा नहीं सुना। लेकिन हाँ, 62 की लड़ाई और 65 की लड़ाई और 71 की लड़ाई और उसके बाद से फिर जैसे जैसे स्कर्मिशेस चलते रहे और कारगिल का जो है एक मिस एडवेंचर पड़ोसी देश ने किया, पाकिस्तान ने किया, और उसके बाद से गलवान वैली तक चाइना के स्कर्मिशेस होते रहे और ये सारी चीज़ें चलती रही। इसके गवाह हैं हम लोगों ने वो ज़माने देखे हैं, हम लोगों ने वो ज़माने सहे हैं। हम लोगों ने देखा है कि 48 में 47-48 में जब पार्टीशन हुआ था तो हमारे से एक सीनियर जो जनरेशन थी हमारे फादर की और अंकल्स की, वो हमें बताया करती थी कि क्या 47-48 में हुआ। हमारे ग्रैंडफादर बताया करते थे क्या पार्टीशन के टाइम हुआ, कितना कत्लो गारत हुआ, कितना कश्मीर पे पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया, कितना हम लोग बचा पाए, नहीं बचा पाए, कैसे रेडिकल फ्लाइंग लगी और उसके एक तरफ पाकिस्तान बन गया, एक तरफ हिंदुस्तान बन गया। एक अंग्रेज़ ने नक्शा रख के मेज़ के ऊपर और रेखाएं खींच दी और दो उन कौमों को बांट दिया जिनकी गंगो जमनी तहज़ीब लाहौर पेशावर तक पहुंचा करती थी और जिसको कभी नाज था, जिसको खाली मजहबी फ़िरक़ों ने और कुछ बिगॉट्स ने और कुछ पॉलिटिकल CRO ने और लोमड़ियों ने दो देशों में बांट दिया, जिसके हामी
दोनों तरफ के ही लोग बाग वो नहीं थे। कुछ एक नेताओं की को कहिए, उनको दोष दीजिए, तो ये आज के दिन दो इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट में दो मुल्क ऐसे हो गए कि एक दूसरे की तरफ देख के राज़ी नहीं। बहरहाल मुझे ऐसे लोगों पे मुझे बड़ा तरस आता है। क्यों आता है मुझे नहीं मालूम, कि जिनको देश से प्रेम नहीं है, कौम से प्रेम नहीं है, अपनी ज़मीन से लगाव नहीं है, अपने लोगों से लगाव नहीं है, अपनी धरती से लगाव नहीं है, अपनी माँ भारती से लगाव नहीं है। इसी संदर्भ में सर वॉल्टर स्कॉट की एक पोएम थी, उसकी मैं एक शुरू की लाइनें ज़रूर यहाँ दोहराना चाहूँगा। आज की तकरीर, आज की डेलिब्रेशंस, आज का सेशन ज़्यादातर देशभक्ति और वॉर्स, लड़ाइयाँ और फिटिलिटी ऑफ वॉर के ऊपर है। कपिल चंदेल वेलकम, गुलाब कौर वेलकम, प्रिंसिपल भूपेंद्र जी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू सर, गुड आफ्टरनून इन फैक्ट। सो सर वॉल्टर स्कॉट की फेमस लाइन्स हैं, ब्रीड्स देयर द मैन विद सोल सो डेड who never to himself had said, this is my own, my native land. So your native land, you never said it to be your own. और एक और मुझे जो है वो अंग्रेज़ी की ही कविता है, बहुत ही खूबसूरत कविता है। जब हमारे अभी कल मैं देख रहा था ख़बरों में, दूबलधन के एक जवान ने शहादत दी, शायद अक्षय कुमार नाम है उनका, और वहाँ पूरा हुजूम जुड़ा हुआ है और उसके सगे संबंधी नाती हैं वहाँ पे, और जो नाती सगे संबंधी भी नहीं हैं, ऐसे में हर देशवासी, हर हिंदुस्तानी एक सगा संबंधी ही नज़र आता है और सगा संबंधी हो जाता है। ये बात अलग है कि हम लोग फ़ौजी को और जान देने वालों को, शहादत देने वालों को बहुत जल्दी भूल जाया करते हैं, अनफॉर्चुनेटली। एक और पोएम मुझे याद आती है, मैं आज इस तकरीर के लिए मैंने आज के लिए निकाल के रखी थी, और वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की है, होम दे ब्रॉट द वॉरियर डेड, जिसका पति शहीद हो। जब उसको घर लाया गया तो उसकी जो पत्नी है वो अपने अंदर सारा का सारा गुस्सा, एंग्स्ट, सौरो, ग्लूम, मेलंकली सब कुछ दबा के रखे हुए है, और कब फूटती है ये इस पोएम में बड़े खूबसूरती से दर्शाया गया है। होम दे ब्रॉट हर वॉरियर डेड, शी नॉर swooned nor uttered cry, all her maidens watching said, she must weep or she will die. उसको रोना चाहिए, उसको गुबार निकालना चाहिए, otherwise she will die. Then they praised him soft and low, called him worthy to be loved, truest friend and noble foe, yet she neither spoke nor moved. उसके हस्बैंड की तारीफ़ की लोगों ने कि उसको शायद वो पसीज जाएगी और शायद रो पड़ेगी और शायद उसका कोई गुबार निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। Stole a maiden from her place, lightly to the warrior stepped, took the face cloth from the face, yet she neither moved nor wept. एक महिला ने, बुजुर्ग महिला ने कोशिश की, लेकिन वो जो शहीद की पत्नी थी वो फिर भी नहीं रोई। फिर क्या हुआ? रोज अ नर्स ऑफ 90 years, 90 साल की एक नर्स उठी। रोज अ नर्स ऑफ 90 years, she set his child upon her knee. Like summer tempest came her tears, sweet my child I live for thee. जो फौजी का बच्चा था, उस 90 साला औरत ने वो जब उसकी पत्नी के घुटनों पे रखा, तब वो महिला फूट के रोई और उसने कहा कि हाँ बच्चे, मैं तेरे लिए जीऊँगी। Yes, like summer tempest came her tears, sweet my child I love for thee. देखिए 48 में 47-48 की जो जंग है, जो लड़ाइयाँ थी, जो आपसी टकराव हुआ, वो हमें याद नहीं है, लेकिन आपको एक गीत याद होगा। वो गीत जो है वो मन्ना डे ने गाया था और बहुत ही खूबसूरत गीत है। और आज के दिन जो हालात हो गए हैं, वो उस समय 47-48 में एक पिक्चर आई थी तलाक, और उस तलाक फिल्म में बहुत ही प्यारा एक गीत था। उस समय भी यही समस्या थी कि भीतर घात आप अगर चौकन्ने नहीं होंगे तो भीतर घात से सहेंगे। बाहर से ही नहीं, बाहरी फौजों का तो आप मुकाबला कर लेंगे। लेकिन ये गीत कुछ इस तरह से था कि बिगुल बज रहा आज़ादी का, गगन गूंजता नारों से, मिला रही है आज हिंद की पिट्टी नज़र सितारों से,
एक बात कहनी है लेकिन आज देश के प्यारों से, जनता से, फौज नेताओं से, फौजों की खड़ी कतारों से, कहनी है एक बात आज इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। झांक रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से, और संभल के रहना अपने घर में अपने छिपे हुए गद्दारों से। और लूट रहे हैं देश की दौलत लोभी रिश्वतखोर यहाँ, बांट रहे जनता की जेबें वतन के दुश्मन चोर यहाँ। सच के ऊपर झूठ का दिन दिन बढ़ता जाता रोज़ यहाँ, जागते रहना ए नेताओं खतरा चारों ओर यहाँ। नहीं चलेगा काम दोस्तों केवल जय जयकारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। और कहनी है एक बात आज इस देश के पहरेदारों से। ये बहुत ही एक मशहूर गीत हुआ था उस ज़माने में। मुझे याद है बचपन का में जब मैं सुना करता तो खुद जो है वो रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। इससे पहले कि मैं और 2-3 बड़े अच्छे गीत जो है वो, और एक साहिल की नज़्म है जो इसी विषय पे है, इस पे सुनाऊं, उससे पहले मैं उन लड़ाइयों का, उन वॉर्स का जिक्र करना चाहूँगा जो हमारे जीवन काल में हमने देखी सुनी सही, और जिनकी यादें हमारे साथ अभी भी हैं। 62 में मैं रहा हूँगा करीब 5 बरस का, और मुझे आज तक भी सरप्राइजिंगली हर घटना याद है। मुझे ब्रिगेडियर होशियार सिंह की कमांड याद है, और बहुत से लोगों का, मुझे नेहरू जी का भी संदेश देना याद है, उनका फौजियों से अस्पतालों में जाके मिलना याद है। और उससे पहले पंचशील के जो सिद्धांत थे हमारे और चीन के बीच में जिसमें एग्रीमेंट हुआ था, उस पे बैकआउट कर गया था चीन, और हिंदी चीनी भाई भाई का झूठा नारा दे के फिर हमारी पीठ में छुरा घोंपा था। और 62 की लड़ाई जिसमें बहुत ही एक जज्बा ऐसा था कि उस समय कुछ लोग ये कहते हैं, देयर इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट विच सेज दैट इट वाज गुड फॉर इंडिया टू हैव बीन स्टर्ड अप बाय वे ऑफ अ वॉर, बिकॉज बिफोर दैट हमारे यहाँ सुई तक नहीं बनती थी और आज हम जहाज़ बनाते हैं। और रीज़न उसका यही कि 62 में हमारी आंखें खुल गईं और हमने देखा कि हमारा चारों तरफ यदि हमारी फोर्टिफिकेशन ठीक नहीं होगी, हमारी जो किलाबंदी है वो ठीक नहीं होगी, तो कभी पाकिस्तान से झगड़ा होगा, कभी चीन से होगा, कभी कहीं से होगा, कभी कहीं से होगा। ये चीज़ें चलती रहीं। 62 के बाद मुझे याद है 62 में एक फिल्म आई थी हकीकत, उसके गाने बहुत बढ़िया थे, चेतनानंद ने बनाई थी, धर्मेंद्र थे, बलराज साहनी थे उस फिल्म में, प्रिया राजवंश थी। ज़रा सी आहट होती है तो ये दिल सोचता है कोई कहीं ये वो तो नहीं, और हो कि मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, और कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, ये सभी गीत उस फिल्म के थे। और एक और डॉक्यूमेंट्री उन दिनों बनी थी जिसमें राजेंद्र कुमार, राजकुमार, सुनील दत्त, दिलीप कुमार, इन लोगों ने जो है वो पर्दे पे आके फौजियों की एक्टिंग की थी। और रफ़ी के वो गाने थे, आवाज़ दो हम एक हैं, आवाज़ दो हम एक हैं, उठो जवाना ने वतन बांधे हुए सर से कफन, उठो दक्खन की ओर से गंगो जमन की ओर से, पंजाब के दिल से उठो, सतलज के साहिल से उठो, महाराष्ट्र की खाक से दिल्ली की अर्ज़े पाक से, बंगाल से गुजरात से, कुल खा के हिंदुस्तान से, आवाज़ दो हम एक हैं। बहुत ही प्यारा गीत और बहुत ही उत्तेजना भरने वाला, जोश भरने वाला ये गीत था। एक और गीत था, वतन की आबरू ख़तरे में है, तैयार हो जाओ और तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है, होशियार हो जाओ। और उन्हीं दिनों एक और फिल्म आई थी, उसका भी एक बड़ा अच्छा गीत था, जहाँ डाल डाल पर सोने की, ये पहले आई थी असल में, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। मुझे देशभक्ति के गाने इतने याद हैं कि मैं आपको सबको पछाड़ सकता हूँ। और मुझे फ़ख्र है ये कहते हुए कि देशभक्ति के गीतों में मेरी जो लिस्ट है वो अनएंडिंग है, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज, और मुझे कंठस्थ हैं, मैं याद करने की कोई कॉन्शियस कोशिश नहीं करता हूँ। 62 के बाद लड़ाई आई 65 की, उस टाइम हम लोगों को थोड़ा सा होश आ गया था। दोज फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ 62 had passed off and we had stepped into
an era which was I was probably 8 or 9 years old. हम लोगों ने वो खाइयाँ खुदती हमारे घरों के आगे देखी हैं, जिसमें यदि बम्बार्डमेंट होती है तो आप खाई में चले जाइए और खाई में आपकी सेफ्टी हो जाएगी। और हमने वो आज ज़माने 65 के देखे हैं जिसमें शास्त्री जी जब दहाड़ते थे तो 200 300 लोग पनवाड़ी के एक छोटे से ट्रांजिस्टर पे उनकी स्पीच सुनने के लिए आया करते थे। और बहुत ही एक चार्ज्ड अप एटमॉस्फेयर ऐसा था कि हर शख्स, हर बंदा, हर हिंदुस्तानी ये समझता था कि शायद वो जंग के मैदान में है और चाहे वो शायद वो देश की सीमाओं पे, ऐसा कुछ जज्बा जो है वो एक हुआ करता था। ब्लैकआउट होते थे हम एज अ यंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, वी यूज्ड टू मार्च आउट इन द स्ट्रीट्स ऑफ माय सिटी जींद इन दोज डेज, और हम लोगों की लाइट्स बंद करवाते फिरा करते थे। बंद करो, लाइट बंद करो, तुम्हारी लाइट आ रही है। लोग बाग जो है वो अपने अखबारों को लगा दिया करते थे विंडो पेन्स पे, और क्रेप पेपर्स लगाते थे, कुछ कार्बन पेपर्स लगाते थे सो दैट दी लाइट डजंट गो आउट ऑफ द रूम्स। और हमें एक बार एक शख्स ने जो है ना धमकाया भी था। बच्चों की टोली जब जींद में लाइट ऑफ कराते गुजर रही थी तो ऊपर से एक आदमी चिल्लाया था कि तुम कौन सा हमारे ऊपर अफलातून लगे हुए हो। और हमने फिर उस ज़माने में एक अम्बाला में बम गिरा था चर्च के ऊपर, और गिराना चाहते थे, एक चर्च के ऊपर गिरा था, वो चर्च धराशायी हो गई थी। तो हमने ये कहा था कि पाकिस्तानियों का निशाना इतना अच्छा नहीं है, वो हो सकता है बम गिराएंगे तुम्हारे ऊपर और हमारी घर पे गिरेगा। सो दिस वाज द आर्गुमेंट दैट वी मेड व्हाइल trying to counsel the man who was allowing loud lights to be coming out of his house. बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई। 65 की लड़ाई में भी एक रेडियो झूठिस्तान हुआ करता था, हमारे ऑल इंडिया रेडियो से ही एक प्रोग्राम प्रसारित हुआ करता था। तो उसमें एक अफीमची होते थे, एक नकलची होते थे, वो दो शख्स आपस में बातें किया करते थे। और ज़ाहिर है वो पाकिस्तानी कैरेक्टर्स थे। और जो रेडियो झूठिस्तान था वो तकरीबन 15 मिनट का प्रोग्राम हुआ करता था, जिसमें दोनों तरफ की लड़ाई का पक्ष जो है वो रखा जाया करता था। ज़ाहिर है जो देश अपने बारे में बात कहेगा तो वो फौजियों को शहीद का दर्जा देगा, और जो दूसरे दुश्मन मुल्क के यदि फौजी शहीद होते हैं तो उनको अफराद हलाक हो गए ये कहेगा। सो ये डिफरेंस जो है ना ये हम लोग उस टाइम तो मेक आउट नहीं कर पाते थे, बट यस बाद में हमें समझ आने लगा। अरुण खेत्रपाल एक सेकंड लेफ्टिनेंट थे जिनको बहुत ऊंचा अवार्ड, देश का सर्वोत्तम अवार्ड मिला है। कहते हैं उनका जंग करने का, लड़ाई करने का, उनका तरीका कमांड का देख के यंग ऑफिसर का some Pakistani general had made a recommendation or sent a recommendation or had praised him and his style of leadership and command. और अरुण खेत्रपाल he was hardly out of the academy, just कहते हैं तो 2-3 महीने पहले ही पास आउट हुए थे। और गुटबंदी ऐसी हो गई थी, रशिया कहीं हम लोग हेल्प सीख करते थे। हमारी 20 years की एक ट्रीटी भी रशिया के साथ हुई थी, उधर से 7वां बेड़ा चल दिया था, अमेरिका ने भेज दिया था इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बट बाय द टाइम जो है वो ये 71 की लड़ाई आते आते जो है सीन बदलना शुरू हो गया था। यहाँ 65 की लड़ाई के बाद जब 71 की लड़ाई आई तो उस टाइम आई वॉज अ कॉलेज गोइंग बॉय, एंड बीच में 68 के आसपास जो है गोवा लिबरेशन हुई, गोवा को लिबरेट कराया गया। और पहले गोवा वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, लेटर ऑन इट बिकेम वन विद द इंडियन मैप, और इट वाज ऑलमोस्ट अ ब्लडलेस वॉर एंड वी हैड ड्रिवन देम आउट। और आई.एस. जौहर की एक फिल्म, आई.एस. जौहर को शौक़ था इस तरह के जो मौजू हुआ करते थे, जो बर्निंग टॉपिक्स होते थे उस पर फिल्म बना देते थे। उन्होंने फिल्म बनाई थी वो गोवा लिबरेशन ऑफ गोवा है क्या करके, और उसमें गीत था दो दीवाने दिल के, चलो हैं देखो मिल के, चले हैं ससुराल। जौहर और महमूद दोनों
जीप में बैठे जा रहे हैं, पुलिस की जीप में, और वो ससुराल जो कहते हैं जेल को कहते हैं, पुलिस की जेल को, के दो दीवाने मिलके। उसके बाद जय बांग्लादेश भी एक पिक्चर बनी 71 की वॉर में, IS जौहर ने वो बनाई थी। सो 71 की वॉर में फिर एक बार जो है वो हमारा वर्चस्व न केवल पाकिस्तान के ऊपर सिद्ध हुआ बल्कि पूरे विश्व में इंदिरा गांधी आयरन लेडी कहलाई, और उन्होंने उस ज़माने के जो आसपास और डिप्लोमेटिक चैनल्स थे, एकेलॉन्स थे, और डिप्लोमेटिक जो स्फीयर्स थे, उनमें शी डोमिनेटेड लाइक अनदर लेडी मार्गरेट थैचर ऑफ UK. शी वाज आल्सो नोन एज आयरन लेडी, एंड आयरन लेडी ऑफ इंडिया वाज इंदिरा गांधी. अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा उसके बाद when she became so very powerful that she took a wrong step of promulgating emergency in the country, and there were so many upheavals. There was another party, Janata Party, which emerged on the scene, and later on again a failed Janata Party experiment compelled Mrs. Gandhi to again come to power. 71 की वॉर भी उसी तरह से रही, और सबसे बढ़िया बात जो है वो जो हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र की बात है वो ये रही कि हमने 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया, और न केवल बंदी बनाया, जनरल अरोड़ा ने जनरल नियाज़ी को हथियार डालने पे मजबूर कर दिया, और ढाका में उनकी तस्वीरें आज भी देखने को मिलती हैं जब भी कोई 71 की वॉर की बात हुआ करती है. 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर टेकन, और ये जेनेवा कन्वेंशंस और आपके जो इंटरनेशनल कोवेनेंट्स होते हैं उनके तहत, और कोई एक भी शख्स, फौजी अपना भी हो चाहे फौजी दुश्मन का हो, फौजी होता है, वो अपनी मदरलैंड के लिए मरता है, वो अपनी फादरलैंड के लिए मरता है, वो अपनी कौम के लिए मरता है, देश के लिए कुर्बानी देता है. सो हम लोगों ने वो भी एक डिसेंसी दिखाई, और हम लोगों ने वो 90,000 के 90,000 फ़ौजियों को कैंपों में, टेंटों में रखा. और मुझे याद है ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस पे एक प्रोग्राम चला करता था जिसमें पाकिस्तानी प्रिजनर ऑफ वॉर्स जो है रेडियो पे अनाउंस किया करते थे, मैं नूरुद्दीन सो एंड सो, सन ऑफ सो एंड सो, नंबर सो एंड सो, फला जगह का रहने वाला हूँ, मेरे बच्चों को, मेरे माँ बाप को खबर दी जाए कि मैं यहाँ हिंदुस्तान में ठीक ठाक से हूँ. और फिर दूसरा जो है ना फौजी आया करता था. इस तरह का एक प्रोग्राम चला करता था. आज की जो जनरेशन है उसको ये इस तरह की चीज़ें शायद जो है वो नहीं मालूम होंगी, क्योंकि हम लोग जब बातें करते हैं तो वी शेयर दीज थिंग्स with our children, and we make them aware of look what has happened, because history and in the annals you will find only the names of people who were at the helm of affairs in those days. You will find the name of maybe Mujibur Rahman, maybe Bhutto, maybe Indira Gandhi और ज़ियाउल हक और मुशर्रफ या कोई भी. लेकिन ये आम आदमी की जो महसूस की जाने वाली बातें हैं या तो आपको किस्से कहानियों में ही मिलेंगी, या इस तरह के जब आप तबादला ख्यालात करते हैं, जब आप इस तरह से एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं. मुझे याद है उस टाइम एक कव्वाली में गाया करता था स्कूल में, वो पैटर्न टैंक तुम्हारे हमने जो गेंद की तरह उछाले हैं, अगर वो भी अमेरिका ना देता तो पाकिस्तान, तो पाक तुम्हारा क्या होता. अब पैटर्न टैंक मिले थे, यस पैटर्न टैंक, वी ब्रोक पैटर्न टैंक्स लाइक एनीथिंग, खिलौनों की तरह से उड़ा दिए थे. सो ये जो वॉर्स का सिलसिला है ये चलता रहा, और वो सारे के सारे जो 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे वो हमने लौटाए, और बंग बंधु के नाम से मुजीबुर रहमान उन दिनों में जाने जाते थे. और ही वॉज स्वर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश. मुक्ति वाहिनी एक सेना वहाँ हुआ करती थी जो लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश के लिए काम कर रही थी, और हम इंडिया वॉज द फर्स्ट टू रिकग्नाइज बांग्लादेश. All the other nations they followed suit later on. 71 के बाद आप आ जाइए, मैं उस समय तक हम लोग ये डिप्लोमेसी, ये पाकिस्तान, ये चाइना, ये चलता रहा, और एक फिर मिस एडवेंचर कर बैठा पाकिस्तान, और कारगिल
का युद्ध हुआ और कारगिल की मिस एडवेंचर में उसने फिर मुंह की खाई। लेकिन कारगिल के होते होते मुझे एक चीज़ महसूस हुई जो मैं अपने बच्चों में देख रहा था, और शायद उसी से मुझे लगा होगा कि ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं फील कर रहा हूँ, ये जायज़ है, सही है। हम लोगों ने देखा 71 की लड़ाई के बाद कोई 20 साल का 25 साल का ऐसा एक गैप आ गया था, एक इंटरेक्टम आ गया था जिसमें देशभक्ति की कोई ज़्यादा सी बातें नहीं होती थी। और जब हमने देखा जो कारगिल का युद्ध छिड़ा, तो जो जनरेशन हमारे बच्चों की थी वो they were up in arms and they were full of enthusiasm and they were full of patriotism। मैंने ये देखा है कि जब भी कभी कोई बाहरी आक्रमणकारी या कोई बाहरी ख़तरा हमारे देश पे मंडराता है तो हम एकजुट हो जाते हैं और हम ये नहीं देखते कि हिंदू है मुसलमान है। सेक्टेरियन कंसेप्ट हमारे एक पोटपूरी की तरह से उसमें घुल जाते हैं और घुलना भी चाहिए, और अच्छी बात। अगर नहीं घुलते हैं तो दैट कंट्री, दैट नेशन इज़ अ फेल्ड नेशन। वो कोई कौम नहीं है, वो कोई देश नहीं है। ये कारगिल से लेके जितने भी एक फिल्म बनी थी पलटन, ये जितने भी जोशीला पास है एंड यहाँ चाइनीज़ उस तरफ है, हमारे सोल्जर्स इस तरफ हैं, और उनके स्कर्मिशेस होते रहते हैं, और उसमें शहादतें भी दी जाती हैं। उसमें जो इंटरनेशनल लॉ है उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। यू कैनॉट किल एनीबडी, यू कैनॉट किल मीन्स यू कैनॉट यूज़ वेपन्स, यू कैनॉट यूज़ आर्म्स। तभी हमारे जो है ना वो सैनिकों को 20 सैनिकों को गलवान में क्लब्स के साथ और इसके साथ जो है मार दिया गया, और वायलेशन की उन लोगों ने। ये skirmishes, this word skirmish, it is an attack, it is an aggression on us। और ये भी हम लोग जो है वो सारा का सारा सहन करते रहे और सहन करते चले आए। उसके बीच बीच में जो है वो कुछ एक स्ट्राइक्स हुई हमने म्यांमार में, स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, रात के अंधेरे में की। पाकिस्तान में भी हम लोगों ने स्ट्राइक्स की। अब ये बात दीगर है, अलग है कि उस पर आप क्वेश्चन उठाए जाइए, दैट्स ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, आई एम नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व माई सेल्फ इन टू इट, बट येस, इफ़ एट ऑल इट वॉज डन, इट वॉज फॉर द कंट्रीज सेक। और ये भी चीज़ें चलती रही। मुझे एक ज़माना याद आता है जब, अब अच्छा लग रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर हमारे सीमाओं पे जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे सीमाओं पे जाते हैं। थोड़ा सा पीआर ज़रूर ऐड हो जाता है, जाहिर है ज़माने बदल रहे हैं, पीआर का ज़माना है, लेकिन उससे मनोबल बढ़ता है, सेनाओं का मनोबल बढ़ता है, सैनिकों का मनोबल बढ़ता है, देश का मनोबल बढ़ता है। और वहाँ जाके खालसा के नारे लगाए, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल, उससे वहाँ की जो जोशीले नौजवान हैं उसमें और ज़्यादा जोश जो है उसका संप्रेषण भी हुआ। और हमें पता लगा कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमारा कितना, हमारे सैनिकों का कितना ख्याल रखती है और कितना बढ़ चढ़ के आगे उनकी हौसला अफजाई करती है। इससे पहले कि मैं ये तकरीर ख़त्म करूं, दो चीज़ें आपको बहुत ही खूबसूरत जो आपने ज़्यादा नहीं सुनी होंगी, मैं वो सुनाना चाहूँगा। साहिर लुधियानवी ने 132 उस ज़माने में बच्चों की हत्या कर दी गई थी एक बम ब्लास्ट में अफ़गानिस्तान में। एक नज़म लिखी थी, वो नज़म मैं बाद में पढ़ूँगा। पहले मैं एक और चीज़ आपके आगे बहुत ही खूबसूरत प्रदीप जी की रचना है, वो मैं पढ़ के सुनाऊँगा। इतनी देर आप याद कर सकते हैं जो भी आपको देशभक्ति के गीत याद हैं, क्योंकि मेरे से जीत पाना बड़ा मुश्किल है देशभक्ति के गीतों में, चाहे टाइटल ही सुझा दीजिए। सो ये गीत ऐसे था, खुद जियो औरों को भी जीने दो, यही तो है ज़िंदगी का रास्ता, और तुम्हें अमन का शांति का वास्ता। चमन में फूल खिलते भांति भांति के, मगर सभी का होता एक ही चमन। हो रहने वाले हम किसी भी प्रांत के, हैं एक अपनी धरती एक ही गगन। खिंचे खिंचे से दिल हैं फिर भी किस लिए, चलो दिलों में लेके एक ही लगन। और खुद जियो औरों को भी जीने दो, यही तो है ज़िंदगी का रास्ता। और दिए दिवाली के जलाओ मिल के सब, मनाओ गले मिल के आज ईद भी। मिटा है भगत सिंह अपने देश पे, तो टीपू भी मिटा है और हमीद भी। ये हमीद तो खैर दूसरे, एक हमीद थे जो 71 की वॉर में जिनको
पैटर्न टैंक उड़ाने के लिए जो है वो सेना का सर्वोत्तम सम्मान दिया गया था। मिटा है भगत सिंह अपने देश पे तो टीपू भी मिटा है और हमीद भी। ये देश जिंदा है कि सबका देश सबका है, न होती वरना जीने की उम्मीद भी, और खुद जियो औरों को भी जीने दो। है लड़ना ही तो मिल के लड़ो भूख से, है लड़ना ही तो मिल के लड़ो भूख से, जो भूख सारे देश को है खा रही। मिटाओ जाति पाति लड़ो फूट से, वो फूट जो हमारे घर जला रही है। खेलना ही खून से तो आओ फिर, कि सीमा देश की तुम्हें बुला रही। बहुत ही खूबसूरत गीत प्रदीप जी का लिखा हुआ है। इस साल में प्रदीप ने हज़ारों गीत ऐसे लिखे हैं, और प्रदीप को केवल प्रदीप नहीं कहा जाता, कवि प्रदीप जो है वो के नाम से संबोधित किया जाता है आदर सहित। इसमें कोई शक नहीं, जैसे अंग्रेजी में भी एक कहावत है कि द वॉर डजंट सी व्हाट इज राइट बट व्हाट इज लेफ्ट। नाउ लेफ्ट हैज़ टू मीनिंग्स हियर। व्हाट इज लेफ्ट, क्या रह गया, ठीक गलत नहीं। वॉर डजंट डिटरमाइन व्हाट इज राइट बट व्हाट इज लेफ्ट। और यही जज्बा, इसी तरह का एक जज्बा जो है वो साहिर लुधियानवी ने, जब 132 बच्चों का कत्ल हुआ और उन्हें जला दिया गया, मार दिया गया था, तो उन्होंने एक नज़्म लिखी थी जो आज भी ऑलमोस्ट बाइबल है। यदि आप इस चीज़ के हामी हैं, इस चीज़ के पैरोकार हैं, इस चीज़ के एडवोकेट हैं, इस चीज़ को यू एडवोकेट दिस कंसेप्ट दैट देयर शुड बी नो वॉर। खून अपना हो या पराया हो, जो बच्चे मरे वो भी अपने ही बच्चे थे। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर इंसान का खून है। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो या मगरिब में, चाहे पूरब में हो या पश्चिम में, जंग मशरिक में हो या मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। अमन आलम जो विश्व की शांति है उसका खून है। सो खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो या मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। और बम घरों पे गिरें कि सरहद पर, बम घरों पे गिरें कि सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जलें या औरों के, जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। जब आपको भूखा रहना पड़ता है, जो रूह की तामीर है जब वो हिल जाती है, तो जीस्त फाकों से तिल मिलाती है, भूख से जिंदगी तिल मिलाती है। और टैंक आगे बढ़े के पीछे हटे, टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है। टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है। फतेह का जश्न हो या हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे सोती है। फतेह का जश्न हो या हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे सोती है, अर्थीयों पे सोती है। और जंग तो खुद ही एक मसला है। शायर कहते हैं जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। खून और आग आज बरसेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। खून और आग आज बरसेगी, खून और भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, लुक एट दिस वाइंडिंग अप ऑफ द नज़्म, लुक, इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। और आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। शम्मा जलती रहे तो बेहतर है, शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। ये शायर की वो नज़्म है जो हमेशा कोट की जाती है, विच इज़ द लास्ट वर्ड ऑन not having wars and not having battles fought and not having any kind of ill will against one another, some kind of a cohesion, some kind of a brotherhood has to be evolved. Before I go on to my nazm and my last poem, let me thank who all have joined lately.
ऑल राइट, मनदीप मकोल, यू आर वेलकम। रविंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं मैं पाकिस्तानी बंदियों को देखने मेरठ गया था सर, यू हैव रिफ्रेश्ड माई मेमोरीज, थैंक यू जी। मोनिका हुडा इज़ वॉचिंग, मीनाक्षी धुल इज़ वॉचिंग, शशि मणिका इज़ वॉचिंग, डॉक्टर अनीता सिंह इज़ वॉचिंग, प्रिंसिपल भूपिंदर सेज ए वतन हमको तेरी कसम, यस ये शहीद का गीत था, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। उषा पांडे इज़ वॉचिंग एंड साहिल वैद सेज सेंसिटिव, compassionate and profound humanitarian, yes. Priyanka Lamba of late has joined us, beautiful, yes, thank you very much for your comment. So friends, आपने ये सारी बातें देखी हैं, सुनी हैं, जानी हैं, historically you are much aware, even the information boom keeps you involved in all these things, but once in a while if you focus on them, they just resurface, they emerge, and you are reminded of the sacrifice that our soldiers and our men they made, and they laid their lives to the call of the duty and to the call of motherland and for us all. I'll end it here, और मैं अपनी जो है वो 2 कते आपको फिर अपनी कलेक्शन से, अपने दीवान से सुनाता हूँ। एक अंग्रेज़ी की पोएम मयून खजुराहो से, टू वाइंड अप द सेशन। भरी दोपहरी आकर ठहरी, भरी दोपहरी आकर ठहरी एक परछाई हौले से, भरी दोपहरी आकर ठहरी एक परछाई हौले से, कुछ शर्माती कुछ भरमाती बच सूरज के गोले से, कुछ शर्माती कुछ भरमाती बच सूरज के गोले से, शाम ढले ढल जाना उसको नहीं नज़र फिर आना है। परछाई को शाम ढले तो परछाई अंधेरे में जज्ब हो जाती है, शाम ढले ढल जाना उसको नहीं नज़र फिर आना है, नई भोर की नई कहानी दोहराती फिर होले से, नई भोर की नई कहानी दोहराती फिर भोले से। सुशील लांबा and Bubbly had joined us, Anuradha, I forgot to mention their names even yesterday, thank you very much for watching if you are there। और दूसरा कथा पे पढ़ रहा हूँ कि पास के एहसास के वो पल सुनहले मखमली, करीबी के पास के एहसास के वो पल सुनहले मखमली, एक छुअन एक छेड़ सी एक गुदगुदी एक खलबली, एक छुअन एक छेड़ सी एक गुदगुदी एक खलबली, कुछ हवा कुछ रोशनी कुछ खुशबुएं कुछ ताजगी, कुछ हवा कुछ रोशनी कुछ खुशबुएं कुछ ताजगी, क्या बता तू ही खुदा होगी कयामत और भी, क्या खुदा तू ही बता क्या होगी कयामत और भी, इससे ज़्यादा बढ़ के कयामत क्या चीज़ हो सकती है। फॉर दोज ऑफ यू हु आर माई फ्रेंड्स ऑन द फेसबुक, आजकल मैं एक मिसरा दे देता हूँ। ये असल में ये एक विधा है उर्दू शायरी में, फिलबदी भी कहते हैं इसको, और उसमें एक काफ़िया दे दिया जाया करता है, जैसे आना है जाना है मान लीजिए दे दिया, तो आप उसके राइम स्कीम में मिला के कुछ ऐड करके उसमें उसकी पोएटिक कॉम्पोजिशन को पूरा करें। सो ऐसे मिसरे दिए जाया करते थे। जो उस्ताद शायर लोग थे वो बहुत कठिन मिसरे वो देते थे अपने शागिर्दों को कि वो उनके ऊपर दूसरा मिसरा जोड़ें, और फिर वो एसेस करते थे उस्ताद शायर के अच्छा है या बुरा है। मुझे उर्दू का ज़्यादा इल्म नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ना ज्ञान है, ना मैं पढ़ सकता हूँ लिख सकता हूँ। बहरहाल मेरा थोड़ा सा तलफ़्फ़ुज़ प्रोनंसिएशन थोड़ा ठीक ठाक है, और जो है वो उर्दू बाबूजी के भी हवाले से दादाजी के हवाले से मैं बोल सकता हूँ। लेकिन जैसे मैं आजकल एक मिसरा देता हूँ, उस मिसरे का मतलब ये नहीं है कि उसका मजाक उड़ाया जाए और उसके साथ कोई ऊल जलूल कोई तुकबंदी कर दी जाए। उसके साथ अगर कोई आप अच्छी कृति जोड़ सके, उतनी ही मात्राएं काउंट कर लीजिए जितनी मिसरे में हैं, और कोशिश कीजिए उन मात्राओं के बीच में ही आप अपनी कृति को रखें, तो वो एक और बहुत ही ज़्यादा मौसीकी भरी म्यूज़िकलिटी भरी
एक रचना हो जाती है, एक कॉम्पोजिशन हो जाती है, एंड दैट इज़ ऑलवेज वेरी हार्ट वार्मिंग to listen to all these creations which have a definite rhyme scheme, a beat, and a lyrical flow of words, if not sticking hardly to any grammar or protocol of a poetic composition. Now, this is from my own Khajuraho. Hill lover. मेरे पड़ोस में मेरे अगर मैं इधर देखूं तो मुझे पहाड़ दिखाई देते हैं कसौली के, और हमारे यहाँ चंडीगढ़ पंचकुला में ब्यूटीफुल स्काईलाइन है आजकल, और बड़ी साफ़ मौसम होता है तो बहुत ही क्लियर हरे रंग का एक सिलुट नज़र आता है पहाड़ी का, और कुछ मन होता है कि या तो घूम आया जाए पहाड़ में। कॉल ऑफ हिल्स एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है जिसमें ये लगता है कि पहाड़ तुम्हें बुला रहे हैं। सो हिल लवर, जो हिल लवर है उसके लिए ये कविता है। द ब्यूटिफुल कसौली हिल्स लुकिंग सो फ्रेश। ये आज नहीं लिखी है मैंने, 8-10 साल पहले लिखी थी। हो सकता है इसी तरह का कोई माहौल उस दिन भी हुआ हो जब ये कविता लिखी गई थी। द ब्यूटिफुल कसौली हिल्स लुकिंग सो फ्रेश आफ्टर ए रेन और व्हेन द स्काई इज ब्लू, the sun shining its glory on the famous Monkey Point. There is a Monkey Point. It's not a monkey, MONKEY, बंदर वाला monkey नहीं है, but ये मनकी, MANKI, मनकी, ये हनुमान जी से वाबस्ता है और उन्हीं के संदर्भ में ये नाम मनकी आता है। There is a Monkey Point. The sun shining its glory on the famous Monkey Point. Standing on top of this point, the haze down below engulfing plains around the city beautiful, Chandigarh ke, takes away the charms of this city and its suburbs. Still, however, the hills and the point in their silent language seem to say, oh, see, he looks at us, admires our beauty, and has his eyes fixed on our exquisite glamour. Indeed, one who admires us is our lover. He is a lover and a true one. Now, प्रिंसिपल भूपेंद्र जी, अभी आप अपनी गाड़ी निकालिए और निकल पड़िए कसौली की तरफ to enjoy the weather. You are also a hill lover, nature lover, I know. और his eyes fixed on us, on our exquisite glamour. Yes, indeed, one who admires us in our lover is our lover. He is a lover and a true one, hill lover. So that was all for today, folks. आज की तकरीर करके बातचीत करके मुझे भी बहुत ही ज़्यादा जोश सा महसूस हो रहा है। आई डोंट नो, ये चीज़ें ऐसी होती हैं विच रिडीम यू इन ए वे, विच हैव इट्स कैथार्टिकल release, and this deliverance is really what makes the life beautiful. Let me thank who all have joined lately. Priyanka Lamba, I called out her name. Sahil says, my grandfather could read and write Urdu as well, but he did not know Shairi as amazingly as you know, sir. No, he knew enough of French Shairi. French और अंग्रेज़ी की पोएम्स तो उनको बड़ी कंठस्थ होती थी और वो बहुत अच्छा लिखते भी थे. Rhyme scheme is iambic and dialectical, you mean, I think. Stressed and unstressed. Yes, this is a little too technical, sir. Iambic, pentameter and other things I am aware of, but I cannot relate them as you relate to them. विनोद शर्मा जी, आप वॉच कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच. बहुत दिन हो गए आपसे कोई गुफ्तगू नहीं हुई, आपको कभी किसी स्टेज पे भी नहीं देख पाए काफ़ी दिनों से. विनोद शर्मा जी के बारे में बताऊं कि ये बहुत ही एक अच्छे व्यक्ति हैं जो भास्कर के लिए काम करते हैं. आधे से ज़्यादा जर्नलिस्ट हैं और आधे से ज़्यादा जो एक्टर लोग हैं ट्राई सिटी के, जो आर्टिस्ट्स हैं ट्राई सिटी के, वो विनोद शर्मा जी के हमेशा संपर्क में रहते हैं. और विनोद शर्मा खुद भी एक स्टेज एक्टर हैं जो गाहे बगाए टैगोर थिएटर में और दूसरी जगहों पे अवतरित होते रहते हैं. सो इट्स रियली वेरी गुड टू बी फ्रेंड्स विद विनोद शर्मा जी. एंड
यस, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंजॉय योर डे, एंजॉय द रेन्स। थोड़ा घेवर खाइए, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर घेवर की बात करेंगे। ऑल राइट, एंजॉय डे, बाय, टेक केयर।